तो जो घर होता है उसको हम दो टाइप के स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और एक होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। तो ये दोनों क्या होते हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, या जब हमको घर बनवाना होता है तो हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनवाएंगे या फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनवाएंगे। तो इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ और दोनों का डिफरेंस बताने वाला हूँ कि दोनों में से कौन सा मेथड आप यूज करेंगे तो आपके लिए सबसे बेटर होगा, पैसा बचेगा, समय बचेगा। तो वीडियो को छोड़िएगा नहीं, लास्ट तक देखिएगा, पूरी अच्छे तरीके से मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोनों के बीच डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो बिल्डिंग होते हैं उसके जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सब स्ट्रक्चर और एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपका ग्राउंड लेवल पे जो हम एक बीम देते हैं या ग्राउंड लेवल जो होता है इसको प्लिंथ बीम बोलते हैं या ग्राउंड लेवल पर ये होता है, ठीक है ना, या फ्लोर भी बोल सकते हो आप। उसके नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सब स्ट्रक्चर, जिसमें आपके फाउंडेशंस आते हैं, फुटिंग्स आती हैं, ठीक है ना। किसी भी बिल्डिंग का जो सब स्ट्रक्चर होता है वो उसका फाउंडेशन वाला जो पार्ट होता है वो सब स्ट्रक्चर। फिर उसके ऊपर मतलब ग्राउंड लेवल से जितने भी ऊपर तक आप जाओगे वो आपका क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है ना सर। ये जो सब स्ट्रक्चर होता है इसका बेसिक जो काम होता है, सब स्ट्रक्चर का बेसिक जो काम होता है वो क्या होता है कि सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है, सुपर स्ट्रक्चर का लोड ये जो आपका ग्राउंड में जो सॉइल होती है इसमें ट्रांसफ़र करना, ये सॉइल में आपका ट्रांसफ़र करना, ठीक है ना, सॉइल में ट्रांसफ़र करना। अब सुपर स्ट्रक्चर में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं बिल्डिंग के। अब जो बिल्डिंग आप बनाते हो बेसिकली दो टाइप से बनाया जाता है, एक होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और एक होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अब पहले मैं आपको दोनों का फिगर दिखा देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये दोनों का फिगर आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो है वो है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और राइट साइड में आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसमें आप देख सकते हो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बिल्डिंग के। ये ऊपर जो होता है वो स्लैब होता है, फिर ये आपका पूरा का पूरा ब्रिक वर्क होता है, ठीक, फिर स्लैब जैसा है, और ये सारा का सारा जो लोड होता है वो ब्रिक वर्क से मतलब जो ब्रिक वॉल होती है उससे ट्रांसफ़र होकर के ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा इसको आपको। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो कॉलम है, स्लैब, बीम और फाउंडेशन। फाउंडेशन में फुटिंग्स सबसे नीचे वाला। दोनों का चलिए मैं डिफरेंस दिखाता हूँ अच्छे से। जो लोड का ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, लोड ट्रांसफ़र आप देख सकते हैं। लोड बेयरिंग सिस्टम जो है उसमें जो स्ट्रक्चर है उसका जो लोड का ट्रांसफ़र है वो स्लैब से होता हुआ वॉल में जाता है। वॉल के बाद वॉल फाउंडेशन, देखो जो फाउंडेशन भी बनती है वो क्या होती है, वो वॉल की ही होती है, दीवार के ईंटों से ही बनाया जाता है फाउंडेशन जो आपका लोड बेयरिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। इसमें कोई भी आरसीसी वर्क नहीं होता, केवल आपका अगर बात करें तो स्लैब मतलब छत में ही आरसीसी वर्क होता है, ठीक है ना, बाकी सब आपकी दीवार होती है। उसके बाद क्या होता है, वॉल फाउंडेशन से होता हुआ जो आपका टोटल लोड होता है वो सॉइल में चला जाता है, मीन्स अर्थ में चला जाता है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखिए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है। लोड का ट्रांसफ़र स्लैब से, फिर बीम, स्लैब से बीम में जाता है, फिर कॉलम या जिसको पिलर बोलते हो आप, फिर फाउंडेशन जिसको फुटिंग बोलेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद पूरा का पूरा लोड कहाँ पर चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, मीन्स सॉइल में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप फिगर में, ये जो आपका स्लैब है, ठीक ना, ये आपके अलग अलग फ्लोर हैं। स्लैब का जो लोड है वो ये आपकी बीम है, ये बीम है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये बीम है आपकी, ठीक। और ये सारे क्या हैं, आपके कॉलम है। अब स्लैब से लोड जो है वो बीम में जा रहा है, बीम से जो है वो कॉलम मीन्स पिलर में जा रहा है, पिलर से मीन्स कॉलम से होता हुआ वो सीधे ग्राउंड में चला जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों टाइप के जो मेथड्स हैं इसमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए अपने घर बनाने के लिए,
तो मैं कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूँ, फिर आपको डिसाइड करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट मेथड होगा, कि हमको फ्रेम्ड स्ट्रक्चर वाला घर बनवाना चाहिए या हमको ब्रिक मतलब ईंटों वाला घर बनवाना चाहिए। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में भी ईंट लगती है लेकिन केवल पार्टीशन वॉल में लगती है। तो आपने फिगर देखा, फिगर देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि लोड का ट्रांसफ़र कैसे होता है। देखिए अब मैं कुछ डिफरेंसेस बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा उसको। कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। समय की अगर बात करें, टाइम बड़ा फैक्टर होता है कंस्ट्रक्शन में। तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में कम समय लगता है एज कंपेयर टू ब्रिक वाले स्ट्रक्चर में या लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। मीन्स जो बीम कॉलम वाला आपका जो घर होगा उसमें कम समय लगेगा एज कंपेयर टू जो आपका दीवार वाला जो घर बनवा रहे हो आप, जिसमें जो मेन कंपोनेंट है वो दीवार है। ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वो होगा आप कितने मंजिला तक घर बनवा सकते हो। तो जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है मीन्स उसमें आप 2 से 3 या 3 से 4 जा सकते हो स्टोरी, बस 3 से 4 मंजिला के ऊपर आप उसको नहीं बनवाओगे। बनवाते भी हो तो वो थोड़ा सा डेंजरस होता है। लेकिन अगर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो वो मल्टी स्टोरी होता है। मीन्स जो भी हाई राइज बिल्डिंग बनती है वो सारा का सारा जो बनता है वो आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पर बनता है, ठीक है ना। क्योंकि जो लोड का ट्रांसफ़र होता है बड़ा यूनिक तरीके से होता है, ठीक है ना। टोटली वर्टिकली नीचे चला जाता है ग्राउंड में सारा लोड, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्थक्वेक। अगर आपके एरिया में अर्थक्वेक आता है तो आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर? तो मैं कहूँगा कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। कैसे? थोड़ा सा ज़्यादा इलास्टिक होता है, मीन्स ज़्यादा टिकेगा अर्थक्वेक जब आएगा तब आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। जबकि जो आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा रिजिड होता है, मतलब उसमें दीवारों में क्रैक्स आ जाएंगी, ठीक है ना। और क्रैक्स आने की वजह से आपका पूरा का पूरा घर जो है वो गिर सकता है। लेकिन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर नहीं गिरेगा। उसका रीज़न है क्योंकि हर जगह पर आरसीसी हुआ रहता है। मतलब अगर मैं बात करूं प्लिंथ बीम जो होती है उसमें आरसीसी मीन्स रेनफोर्समेंट सरिया डाला जाता है, कॉलम में भी डाला जाता है सरिया, फिर बीम में भी सरिया डाला जाता है और फिर स्लैब में भी सरिया डाला जाता है। ये पूरा का पूरा एक यूनिक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा टिकेगा अर्थक्वेक में एज कम्पेयर टू लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं, जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी जो फाउंडेशन होती है, उसकी जो एग्जावेशन करवाते हैं, खुदाई करवाते हैं फाउंडेशन के लिए, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा करवाना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर भी, तो उसमें आपका जो खुदाई होती है, एग्जावेशन होता है फाउंडेशन के लिए, वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर, ठीक है ना। तो बहुत टाइप की फुटिंग होती है, बहुत टाइप के फाउंडेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उस पर मैं किसी अलग से एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा। वैसे आप समझ के चलिएगा कि सॉइल के टाइप के ऊपर, मतलब मिट्टी किस तरीके की मिट्टी है उसके ऊपर फाउंडेशन डिपेंड करता है। किस टाइप का साइज, शेप कैसा होना चाहिए फाउंडेशन को, उस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं फ्लोर एरिया की। जब आप लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनवाओगे तो उसमें जो दीवार होती है वो लोड बियर कर रही होती है, तो आप 9 इंचेस से कम की दीवार नहीं दोगे। सारी एक्सटर्नल वॉल आपकी 9 इंचेस होंगी, ठीक है ना। और यहाँ तक कि इंटरनल वॉल भी 9 इंचेस होंगी, क्योंकि सारा का सारा लोड दीवार को सहना है। 4 इंचेस की वॉल बहुत कम होंगी। तो इसकी वजह से जो आपका प्लॉट एरिया होगा ना, मोटी मोटी दीवारें आ जाएंगी, तब जो अंदर कमरे का एरिया बचेगा बहुत कम बचेगा। अब बात करते हैं आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में आपको पता है दीवार के कोनों से चली जाएगी कॉलम, पिलर चली जाएगी, बाकी का एरिया आपके पास बचा है। अब वहाँ पे 4 इंच की वॉल आप बना सकते हो। 4 इंच मतलब पतली सी वॉल बना सकते हो, क्योंकि उसको लोड तो लेना नहीं है, क्योंकि वो लोड तो बियर नहीं करना है उसको, पार्टीशन वॉल है। तो यहाँ पर रूम का एरिया आपको ज़्यादा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें लेबर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि एक एक ईंट को उठा करके लाना होता है। और बात करते हैं कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में वहाँ पर लेबर्स कम यूज होते हैं, ठीक है ना। लेबर का मतलब आपको पैसे कम देने पड़ेंगे। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो भी लेबर आप यूज करेंगे वो स्किल्ड लेबर, मतलब थोड़े से तकनीक रूप से वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उनको। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है, सारा का सारा लोड जो है दीवार पर आ रहा है, तो वहाँ पर आप ओपनिंग नहीं दे पाओगे। ओपनिंग जैसे डोर देना है, विंडो देना है। मान लीजिए विंडो आपको बहुत बड़ी देनी है विंडो, ठीक है ना,
तो अब वहाँ पर ओपनिंग आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि लोड वहाँ पर अगर आपने विंडो दे दिया तो सारा का सारा लोड विंडो पर आ जाएगा। तो आप बहुत बड़ी बड़ी विंडो नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा डोर नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको मैंने बताया कि पार्टीशन वॉल है, उससे कोई मतलब नहीं, आप जितनी चाहे इतनी बड़ी विंडो दे दीजिए, जैसा चाहिए वैसा डोर दे दीजिए, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हो गया कि मान लीजिए जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि ड्राइंग आपके पास तो होगा, वैसे तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की भी ड्राइंग होगी, लेकिन जो भी आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें जो रूम आपने बना दिया वो तब से जब तक बिल्डिंग रहेगी तब तक रहेगी, आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ मन किया कि ये दीवार तोड़ करके हटा दूं, रूम को बड़ा कर लूं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होगा उसमें ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि पार्टीशन वॉल है, आपको मन कर रहा है कि ये एक हमारी दीवार है उसको मैं तोड़ करके बड़ा करना चाहता हूँ रूम, या ये पूरा का पूरा नीचे का नक्शा ही चेंज कर देना चाहता हूँ, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या ध्यान देना है, आपको बीम, कॉलम, स्लैब और जो फाउंडेशन है उसको नहीं छेड़ना, उसको छूना ही नहीं है, इतना मत छूइए। मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छा लगा हो तो ज़रूर औरों के साथ शेयर करिए। और आप हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब जरूर किया करिए हमारे चैनल को, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे हमको थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।